पीवाईक्यूज आर द प्राइम प्रूफ कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, कैसा होता था या कैसा हो सकता है। कि नोट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए और हफ्ते में एक मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि एट द एंड केमिस्ट्री ही मार्क्स बढ़ाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम खुशी, फ्रेशर एट आईआईटी पटना। तो कल मैंने अपनी यूट्यूब पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इस एंड मोमेंट्स पे आपको क्या चाहिए। तो उस पर मुझे 3 लोगों ने सवाल पूछा था और वो तीनों अलग अलग ही टॉपिक के थे। तो मैंने सोचा एक सिंगल टॉपिक पे वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक Q&A के फॉर्म में ले लूँ, जिससे मैं सारे आंसर कवर कर पाऊँ और प्रिपरेशन के अराउंड जो भी क्वेश्चन हो उनके भी आंसर कर दूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड येस, मैं बीच बीच में नीचे देखूंगी बिकॉज यहाँ मेरा लैपटॉप है और इसमें ही क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन रीड करूँगी। So the first question is, which question should I practice in PCM and in which time, please, in detail, especially in chemistry? So for the first part of this question, which question should you practice in PCM right now? At this moment, I would definitely suggest PYQs, because PYQs are the prime proof कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, कैसा होता था या कैसा हो सकता है। अगर इस मोमेंट पे आप पेपर पैटर्न से हट कर कुछ और सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा जितना PYQs करेगा। ऑफ कोर्स आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, बट पहले आपको PYQs कंप्लीट करने हैं सारे। व्हेन आई से सारे, मतलब सारे लास्ट 5 ईयर्स के आपको सारे PYQs कंप्लीट करना है। बट 2025 का पेपर पैटर्न देखते हुए चांसेस हाई हैं कि 2026 में भी पेपर का लेवल अच्छा आएगा। सो 2020 के, 2022 एंड 2025 के PYQs दोबारा रिपीट करना, या जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करना प्लीज़। एंड इतने PYQs और रिवीजन करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो जो भी तुम्हारा कोचिंग मटेरियल और नोट्स होगा उनसे हाई वेटेड चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चन कर लेना प्लीज़, क्योंकि चांसेस है पेपर का लेवल तो अच्छा ही आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने फ़िज़िक्स के लिए एडोनीति का बैच लिया था, तो उसमें मैंने PYQs करने के बाद, उसके बाद सर ने जो हर साल की टॉप PYQs दिया था वो सब करने के बाद मैंने सर का RBS सीरीज़ लगाया था। एंड आई कैन शो यू प्रूफ, मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन लगा दूंगी जो RBS सीरीज़ से डायरेक्ट आया था जनवरी अटैम्प्ट में और अप्रैल अटैम्प्ट में भी आया था। सो ऐसे PYQs करने के बाद जो भी अच्छे क्वेश्चन आपने मार्क किए होंगे वो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। बट ये सब तब असर करेगा जब आपका नोट्स अच्छे से रिवाइज होगा। मैंने शायद 1000 बार बोल दिया होगा कि नोट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके नोट्स की बेसिक लाइन से क्वेश्चन आएगा और फिर आप वहाँ बैठ के रिग्रेट करेंगे कि मैंने ये बेसिक लाइन छोड़ दी है नोट से। तो इसीलिए जब तक नोट्स रिवाइज नहीं होगा आप कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अप्रैल अटेम्प्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स के किसी एक टॉपिक से सवाल आया था जो कि PYQs में पहले नहीं आया हुआ है, और मैंने वो नोट से भी नेगलेक्ट किया था। इवन टीचर्स भी नेगलेक्ट कर देते क्योंकि PYQs में तो कभी पूछा नहीं गया, तो उतना ध्यान नहीं दिया और वो क्वेश्चन आया और मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैंने नोट्स में नेगलेक्ट कर दिया था। अगर मैंने नोट्स में नेगलेक्ट नहीं किया होता तो मैं वो क्वेश्चन उस दिन कर लेती और मेरे 4 नंबर आ जाते। नोट्स की लाइन आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। जब तक आपको नोट्स अच्छे से रिवाइज नहीं होगा तब आप चाहे दुनिया की किसी भी बुक से सवाल लगा लो, कोई भी PYQ कर लो, आप एग्जाम के दिन सवाल नहीं कर पाएंगे। भले आपको लग रहा हो कि आप PYQs तो कर ले रहे हैं, मैंने ये पहले भी बोला है कि PYQs में सारे कॉन्सेप्ट नहीं कवर होते, कुछ कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन आपके नोट्स में आपके टीचर ने हर एक टॉपिक्स, हर एक कॉन्सेप्ट कवर कराया होता है। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक अगर PYQ में छूट गया तो वो नोट्स में ज़रूर हो, तो इसीलिए नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं एक एडिशनल डाउट क्लियर करना चाहूँगी अबाउट सिलेबस कंप्लीशन। अभी भी आधी जनता होगी जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। आई कैन बेट सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, और उसमें से भी आधे लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को सिलेबस कंप्लीशन का नाम दे रहे हैं जो उनसे होती नहीं है। वो उस चीज़ को एक्सक्यूज़ बना रहे हैं और मॉक टेस्ट से दूर भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथ्स में मुझसे इंटीग्रेशन नहीं होती थी, तो क्या मैं इंटीग्रेशन लेके बैठी रहूँ कि जब तक मुझसे इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा मैं मॉक टेस्ट दूंगी नहीं, कुछ और पढ़ूंगी नहीं, रिवाइज करूंगी नहीं, मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है इंटीग्रेशन के नाम पे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई एक टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसे धीरे धीरे कंप्लीट करो, पर इधर मॉक टेस्ट दो और रिवीजन करो। अभी नवंबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, 15-20 दिन ले लो या शायद पूरा महीना ले लो, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो और हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो। अब टाइम आ गया है मॉक टेस्ट का, अब नहीं दोगे तो कब दोगे? तो नवंबर में अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने का टाइम आ गया है। अब हाई वेटेड चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करो,
मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ हाई वेटेज करना है, टॉप 10 कर लिया, टॉप 15 कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज जे मेन्स बहुत वास्ट। तो अगर ये सब वीडियो देख रहे हो कि टॉप 15 चैप्टर, टॉप 10 चैप्टर, तो उनसे फायदा नहीं, क्योंकि वो तो तुमको करना ही है, साथ में जो नीचे के 15 चैप्टर बच रहे हैं वो भी करना ही है। वो आपको उस दिन किस टॉपिक से सवाल देगा आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो करना तो आपको सब कुछ है, लेकिन प्रायोरिटी में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेक्टर 3D से 3 सवाल आते हैं तो मैं पहले वेक्टर 3D करूंगी। ऐसे ही अगर फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से 3 सवाल आता है, थर्मो से 3 सवाल आता है, तो पहले मैं वो करूँगी। फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर 1 सवाल आता है तो मैं उसे थोड़ा बाद में करूँगी, पर मैं करूँगी सब। तो ऐसे ही करना तो सब है, मैं ऐसा नहीं कह रही कुछ छोड़। एटलीस्ट बेसिक तो सबका पता होना चाहिए। तो प्लीज़ एक हाई वेटेज चैप्टर की लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जैसे कि मैंने बोला, नवंबर के हर वीक में एक टेस्ट दो, लेकिन दिसंबर में आपको हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट देना है, प्रॉपर एनालाइज करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब तक टेस्ट दोगे नहीं, गलती करोगे नहीं, तो सीखोगे कैसे? जब बार बार सेम गलती करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ फीड होगी, और वहाँ एग्ज़ाम के दिन जब आप वो गलती करने जा रहे होगे तो आपका दिमाग आपको रोकेगा वो गलती करने से। तो प्लीज़ डरो मत, ये मत सोचो मेरे 300 में से 30 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए तो मैं बहुत गंदा कर रहा हूँ या गंदा कर रही हूँ, एग्ज़ाम के दिन भी ऐसा ही होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर अभी 100 आ रहा है तो एग्ज़ाम में 110, 120 आ जाएगा, क्योंकि आप इम्प्रूव करोगे ना पेपर देने के बाद। जो गलती आपने यहाँ करके 100 नंबर लाया है, वो गलती आप एग्ज़ाम में रिपीट तो नहीं करोगे। अगर आप अभी टेस्ट दोगे ही तो एग्ज़ाम में वो गलती फर्स्ट टाइम करोगे। इससे अच्छा अभी वो गलती 10 टाइम कर लो, ताकि एग्ज़ाम में वो गलती एक बार भी ना हो। तो इसीलिए टेस्ट दो, एनालाइज करो और इम्प्रूव करो। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट वाज अबाउट केमिस्ट्री। आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस कि केमिस्ट्री में क्या करना है। लेट मी रिपीट इट इन शॉर्ट। फॉर इनऑर्गेनिक, जैसा कि मैंने बोला और मैंने दिखाया भी था कि मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन रीड करती थी, जैसे पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इवन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो जिसको हम पीओसी भी कहते हैं। तो इन सब में तो आपको एनसीईआरटी की लाइन्स एकदम रटी होनी चाहिए। मैंने बोला था कि मैंने दिसंबर 1 से लेके एनसीईआरटी रीड करना चालू किया था, और मैंने आप लोग को 3 महीने पहले ही बता दिया था कि मैंने एनसीईआरटी रीड करके ही सब कुछ याद किया था। याद करने के पर्पज से नहीं, सिर्फ रीड किया था, वो मुझे एग्जाम के टाइम तक खुद याद हो गया था। तो अभी तक नवंबर लगा है, अगर आप अभी तक नहीं किए थे और अब भी चालू करते हो तो हो जाएगा आराम से। सो ब्लॉक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की लाइंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक में आपके नोट्स की लाइंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। उनकी भी एनसीईआरटी रीड करनी है, बट एनसीईआरटी से डायरेक्ट असर्शन रीजन बन जाता है आराम से। तो प्लीज़ जितने भी ग्राफ्स हैं, जितने भी बॉक्स हैं एनसीईआरटी में, सब आपको याद होना चाहिए, लिटरली सब याद होना चाहिए। सो प्लीज़ डेली 1 घंटा इनऑर्गेनिक को दो, एनसीईआरटी रीड करो, अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश करो। एंड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नोट्स अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, सारे रिएक्शन, सारे मैकेनिज्म, सब कुछ। और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल नोट्स खोलकर नहीं करने हैं, नोट सारा रिवाइज होना चाहिए। उसके बाद आपको पीवाईक्यू खुद से करना है, क्वेश्चन खुद से करना है। बीच में जहाँ भी सीक्वेंस भूल रहे हो, नोट से खोल के नहीं देखना, उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप करो, आगे बढ़ो। जब सारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद वापस आओ, नोट्स से देखो, एक बार नोट्स देखो, फिर नोट्स बंद करो और खुद से रिवाइज करो। नोट्स खोलकर अब किसी भी सब्जेक्ट में कोई सवाल नहीं करना है, वो दिन गया, वरना ये चीज़ आपको बहुत नुकसान करने वाली है। तो अब पहले सिलेबस रिवाइज करो, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। एंड ऑर्गेनिक में क्या करना है, सपोज अमीन्स चैप्टर है, अमीन्स खोलो, नोट्स रिवाइज करो, अभी नेम रिएक्शन से वो याद करो, रिएक्शन देखो और एग्जाम्पल देखो, बस ऐसे ही नोट्स रिवाइज करना है। और उसके बाद अमीन्स के टॉपिक पे जाओ, उसका पीवाईक्यू करो। जो क्वेश्चन नहीं बना देखो नोट से, क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना, ताकि वो एग्जाम में आए तो दोबारा गलत ना हो। बस यही करना है, नोट्स रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन करना है, जो नहीं बन रहा है वापस आके हमको चेक कर लेना है, बस यही करना है। और ऑर्गेनिक में अगर सोच रहे हो ऑर्गेनिक छोड़ दें या ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक छोड़ दें, तो भूल जाओ, एग्जाम के दिन ऑर्गेनिक का एक सवाल भी नहीं लेगा अगर ऑर्गेनिक का कुछ भी टॉपिक लीव करके जा रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक में सब कनेक्टेड आता है, एक भी सवाल आपको सोलो नहीं मिलेगा। एंड फॉर फिजिकल, सिर्फ फॉर्मूला रटने से फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल नहीं होंगे। आई एम रिपीटिंग, फॉर्मूला रटने से फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए वो फॉर्मूले का बेस कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमको पता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, पर ये कब लगता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पता चले एग्जाम में आपने देखा P1 V1 दिया है, P2 दिया है, हमको V2 निकालना है, गामा दिया और हमने पीवी की पावर गामा लगा दी। ये तो पता ही नहीं चला कि रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है कि कोई फॉर्मूला है तो वो कब लग रहा है, उस फॉर्मूले का बेस पता होना चाहिए कि कहाँ से आया है। जैसे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब डेल्टा एनजीआरटी हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो ऐसा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगने वाला है। और केमिस्ट्री में तीनों पार्ट्स का
ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज ही रहता है, कभी कभी किसी का ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई एक भी पार्ट स्किप करने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी, स्पेशली केमिस्ट्री में कुछ भी स्किप करना तो बिल्कुल समझदारी नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड केमिस्ट्री ही मार्क्स बढ़ाता है। सो प्लीज़ केमिस्ट्री अच्छे से कर लेना। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, रिवीजन में टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक पेपर में कितना स्कोर टारगेट करे कि जैन के बाद एडवांस में निकल जाए। सी, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, रिवीजन एंड मॉक मैनेजमेंट, व्हाट आई यूज टू डू फॉर रिवीजन, मैं एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन फिजिक्स मैथ्स और एक दिन केमिस्ट्री मैथ्स। मेरा मैथ्स कांस्टेंट रहता था, क्योंकि मैथ्स मेरी वीक थी, तो मुझे उस पर ज़्यादा टाइम ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत थी। तो ऐसे आपका भी जो वीक हो वो कांस्टेंट रख सकते हैं, बाकी दोनों को चेंज कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों करती थी, एक चैप्टर को 5 घंटे दे रहे हैं सपोज, 2 घंटे रिवीजन और 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसा तो हो ही जाता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम तो लगता है, तो अगर मैं 2 सब्जेक्ट को 5-5 घंटे दे रही हूँ, तो 10 घंटे तो मेरे दिन के ऐसे ही हो गए, और 10 घंटे मुझे इफेक्टिवली देने के लिए 12 घंटे तो बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं दिन में 2 सब्जेक्ट, सपोज मैं 3 सब्जेक्ट का एक दिन में दे रही हूँ, तो मुझे ऐसे देना पड़ेगा 3-3 और 4 घंटे। तो 3 घंटे में मैं क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, क्या रिवीजन करूंगी। अब मैं बोल रही हूँ 2 घंटे एक चैप्टर को 2 घंटे रिवीजन और 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब 2 घंटे में ऐसे नहीं एक ही चैप्टर लेके बैठे रहे, अच्छे खासे नंबर ऑफ चैप्टर रिवाइज करें और फिर 3 घंटे में अच्छे खासे अमाउंट ऑफ रिवाइज करें, एक सब्जेक्ट में अच्छे से टाइम लगा पाओ और उसका आपको अच्छा आउटपुट मिले। तो इसीलिए मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट करती थी। डेली की टारगेट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सब लिख लेती थी, तो उसी के हिसाब से अपना दिन शेड्यूल करती थी। और मैंने ऑलरेडी एंड मोमेंट्स के लिए चेकलिस्ट बनाई हुई थी कि मुझे इस दिन ये चैप्टर, इस दिन ये चैप्टर, ये सब करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ऐसी चेकलिस्ट बना लो, इससे बहुत बहुत हेल्प होता है। और डेली का भी शेड्यूल बनाया करो कि इस दिन मुझे उठ के इस सब्जेक्ट में ये कंप्लीट करना है। दिन का टारगेट सेट करो, उसी के हिसाब से टाइम मैनेज करो। हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस करो, जो चेकलिस्ट बनाओ उसमें पहले हाई वेटेज टॉपिक रखो, फिर लो वेटेज टॉपिक रखो, तो उस हिसाब से उनको टाइम डिनोट करो, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक के पीवाईक्यूज भी ज़्यादा है, तो उनको करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड ऑफ कोर्स गिव मॉक टेस्ट। एंड हियर कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मॉक पेपर में कितना स्कोर करे कि जनवरी के बाद एडवांस में निकल जाए। लुक, जे मेंस और जे एडवांस एंटायरली डिफरेंट थिंग है। ओनली द सेम थिंग इज कि दोनों का सिलेबस सेम है, वो भी जे मेंस में बहुत वास्ट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, वहीं पर जे एडवांस बहुत पर्टिकुलर है। ये टॉपिक्स उसके कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, वो उसी में मिक्स एंड मैच करके पूछता रहता है। तो जे मेंस के सिलेबस में तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको सब करना पड़ेगा। आपका जो वीक टॉपिक है वो भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन एडवांस में आप एक पल के लिए अपना वीक टॉपिक छोड़ के भी जा सकते हो, क्योंकि उसमें मोस्टली हाई वेटेज चैप्टर पूछते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम रिपीटिंग, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर जे मेंस में आपकी 50,000 रैंक भी है, 50 के रैंक भी है, तो एडवांस में वो आराम से 10 to 5 के हो जाएगी। अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपना जे एडवांस का पेपर देकर आएंगे, आपको डेफिनेटली बिलीव होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है। मेरी जे मेंस में भी बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं थी, पर आई वॉज इनफ एबल टू क्रैक जे एडवांस, क्योंकि जे मेंस आपसे एक्सपेक्ट करता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड, और मेरे पास स्पीड नहीं थी। मैं हमेशा से 45 क्वेश्चंस के अराउंड ही जे मेंस पे अटेम्प्ट कर पाती थी। मुझे और क्वेश्चंस आ रहे होते थे, पर मैं जल्दी नहीं कर पाती थी, मेरे अंदर स्पीड नहीं थी, मेरे अंदर एक्यूरेसी थी। और दैट व्हाट मैटर्स इन जे एडवांस। मैं जे एडवांस में कम क्वेश्चन ही की, पर ऑलमोस्ट सारे करेक्ट की। मेरी शायद सिर्फ 4 नंबर का नेगेटिव मार्क था जे एडवांस में। तो इसीलिए एक्यूरेसी जे एडवांस में बहुत मैटर करती है। स्पीड आपकी कम भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि जे एडवांस में बहुत सारे सवाल आ ही नहीं रहे होते हैं, अगर आपको टॉप नहीं करना है तो इसीलिए जे एडवांस में इनफ टाइम होता है, तो उसमें आप आराम से क्वेश्चन करोगे और उसमें आराम से आपकी एक्यूरेसी होगी। लेकिन जे मेंस में आपको स्पीड में करना होता है सवाल, जिससे आपकी एक्यूरेसी कभी कभी बिगड़ भी जाती है, आप सिली एरर्स करते हो। इसीलिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है, ताकि आप सिली एरर्स ना करो। सो मैं ये कह रही हूँ कि जे मेंस और जे एडवांस बहुत ही अलग चीज़ है। अगर आपका जे मीन्स ख़राब भी हो गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि जे एडवांस में क्या होगा मेरा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जे मेंस ख़राब करके आ जाना है। पहला टारगेट यही होना चाहिए कि जे मेंस बहुत अच्छा करना है, ताकि हम अप्रैल अटेम्प्ट में ना ही जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरा जे मेंस का जनवरी अटेम्प्ट ख़राब हो गया था, फिर मुझे वो अप्रैल अटेम्प्ट में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा, जिससे जे एडवांस के लिए मुझे सिर्फ 1 महीना मिला। यस, मैंने जे एडवांस सिर्फ 1 महीने में पढ़ के निकाला था, इसी 2025 में। तो अभी जे एडवांस के बारे में फिलहाल मत सोचो, पहले जे मेंस जनवरी अटेम्प्ट में फोकस करो, उसको अच्छे से निकालना है। उसके बाद जो 3 महीने बचेंगे वो तो इनफ है, मोर देन इनफ है जे एडवांस निकालने के लिए। सो यस, फोकस ऑन जे मेंस नाउ। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मैथ्स। मैथ्स के बारे में मैंने पहले बता चुका है कि मैंने मैथ्स में हाई वेटेड टॉपिक्स पे फोकस किया था, क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी।
तो मैंने उन्हीं चैप्टर को चूज़ किया था जो मेरा स्ट्रॉन्ग भी है और हाई वेटेज भी है, ताकि उनसे 10-12 क्वेश्चन या 8-10 क्वेश्चन बन जाएँ, तो ठीक-ठाक मार्क्स आ जाएगी और ठीक-ठाक मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बन जाती है मैथ्स में। तो मेरे हाई वेटेज चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। फॉर एग्जांपल 3D वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलसीडी, एओडी, सब चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज भी है और ईजी में आसानी से हो जाता है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप प्लीज़ हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो और इनके पीवाईक्यू करो। मैथ्स में पीवाईक्यूज आर इनफ, मैथ्स में पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा भी हैं और अच्छे लेवल के भी हैं, तो मैथ्स में सिर्फ पीवाईक्यू करो। कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक, कोई मटेरियल, कुछ नहीं, सिर्फ पीवाईक्यूज करो, सिर्फ पीवाईक्यूज करो। मैथ्स में पीवाईक्यूज करो और मैथ्स का अभी भी मौका है, मैथ्स में अभी भी चाहो तो टॉपिक टेस्ट या चैप्टर टेस्ट दे सकते हो। जो भी हाई वेटेज टॉपिक तुम सेलेक्ट कर रहे हो उसी का टेस्ट दे दो मैथ्स में, ताकि तुम्हारी स्पीड बने। मैथ्स में भी शायद स्पीड की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैथ्स में अलग से टॉपिक टेस्ट दे सकते हो जिससे स्पीड अच्छी हो। सो येस, दीज वर द क्वेश्चंस जिनको मैंने प्रॉपर्ली आंसर करने की कोशिश की है और बीच बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं आंसर कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए बता देना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट यू वांट नेक्स्ट।